हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर। उसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ फार्मिंग हमने पढ़ा था, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ा था कि उनके प्रोडक्शन के लिए कितने डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कितनी रेनफॉल की ज़रूरत होती है और इसके अलावा कौन सी सॉइल उनके लिए हेल्पफुल होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जो भूमि सुधार है उसको किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए कोशिश भी की गई थी 1960s के दशक में, जो हरित क्रांति हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि जो भूमि सुधार है वो किया जाए और उसके अलावा जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी बढ़े देश की। लेकिन उसकी वजह से इतना ज़्यादा अच्छा जो है उसका रिजल्ट नहीं आ पाया था, क्योंकि उसमें क्या किया गया था, HIV सीड्स का यूज़ किया गया था और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है वो सामने आई थी। इसके बाद अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें देखिए कलेक्टिविज्म और इसके बाद आते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जो अलग अलग जोत हैं उनको इकट्ठा करके बोना, वो होता है कंसोलिडेशन, मतलब उनका सामूहिकीकरण किया जाना चाहिए, अलग अलग कॉर्पोरेशंस बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा जमींदारी जो प्रथा है उसका अबोलिशन होना चाहिए, जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इस तरीके के अगर कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं तो हम जो है भूमि सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। अगर बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की तो उसके लिए जो है 5 ईयर प्लान भी बनाए गए थे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें मेनली लैंड रिफॉर्म के ऊपर फोकस किया गया था और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है कानून बनाए गए थे, लेकिन उन सबको इतने अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया, उनका इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे से नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो भूमि सुधार है वो नहीं हो पाया था। इंडियन एग्रीकल्चर में 1960s और 1970s के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया था, अच्छी किस्म के जो बीजों का यूज़ किया गया था, HIV सीड्स का, हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स होते थे उनका यूज़ किया गया था और जो फर्टिलाइजर्स हैं और केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उसकी वजह से भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है वो सामने आई थी। इसके अलावा वाइट रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जिसको जाना जाता है। वाइट रेवोल्यूशन जो है वो दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसमें दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जो प्रोग्राम चलाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स किया जा सकता था जो एग्रीकल्चर है उसको। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए इसके अलावा देखिए बहुत सारे और भी प्रोविज़न हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, मतलब कोई भी ऐसा महामारी आती है, कोई भी जैसे कि फ्लड है, साइक्लोन है, फायर है, कोई भी डिजीज़ है, इस तरीके की अगर कोई भी आपदा आती है तो उनके खिलाफ क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब फसल बीमा होना चाहिए। अगर किसी भी किसान की फसल खराब हो जाती है किसी भी रीज़न से, कोई भी प्राकृतिक आपदा है उसकी वजह से, तो उनको उनके लिए क्या होना चाहिए, उसका बीमा होना चाहिए, पैसे उनको मिलने चाहिए। इसके अलावा जो ग्रामीण बैंक हैं उनके जो है स्थापना करनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना करनी चाहिए, बैंक प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो फार्मर्स हैं उनको लोन फैसिलिटीज़ मिल सकें और वो कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन ले सकें, कम ब्याज दर पर वो पैसे ले सकें। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड से भी जो है लोन लिया जा सकता है। जब फसल बोने का टाइम होता है तो उस टाइम पे किसानों को वहाँ से लोन मिल सकता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर बैंक से, और जब उनकी फसल पक जाती है तो उसके बाद वो उसको पे कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की, PIAS, मतलब कि जो फार्मर्स हैं उनके प्रॉफिट के लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने ये एक तरीके से स्कीम चलाई है, जिसमें क्या है उनका अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भूमि सुधार के लिए तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं रेडियो टेलीविज़न के ऊपर, जिसमें जो किसान है, फार्मर है, उनको जो है एक तरीके से इन्फॉर्म किया जाता है, जो भी वेदर होता है, जो मौसम होता है, उससे संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं वो रेडियो टेलीविज़न के ऊपर उनको दी जाती हैं ताकि वो अपना जो एग्रीकल्चरल वर्क है उसके अकॉर्डिंग कर सके। उनको पता चल जाता है कि आने वाले टाइम पीरियड में बारिश जो है वो किस टाइम में होने वाली है, कितनी बारिश होने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो इरिगेशन वगैरह अरेंज करें। इसके अलावा हम बात करते हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी कि MSP है, वो भी अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी फसल जो है ज़्यादा कम दाम में ना जाए। एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस
प्राइस होता है उससे कम प्राइस में जो है किसानों की फसल नहीं खरीदी जाती। इसके अलावा बात आती है भूदान और ग्रामदान की। जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने विनोबा भावे को जो है अपने एक स्पिरिचुअल माना है, अपने एक आध्यात्मिक गुरु उनको माना था, और उन्होंने एक सत्याग्रह भी चलाया था किसानों के लिए। इसमें उन्होंने क्या कहा था, एक ग्राम स्वराज्य का कंसेप्ट उन्होंने सबके सामने रखा था। इसमें उन्होंने जो है भूमि को दान किया था, और बाद में बहुत सारे जैसे यहाँ पर एक लेक्चर भी दिया था उन्होंने जो है पचमपाली आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर जो पुअर लैंडलेस विलेजर्स थे, मतलब ऐसे जो लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन्होंने डिमांड की थी कि उनके पास ज़मीन होनी चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक अपना डेवलपमेंट कर सकें। इसी वजह से विनोबा भावे ने उनको क्या है भूमि दान की थी। और इसके बाद श्री रामचंद्र रेड्डी जो हैं उन्होंने भी 80 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो दान कर दी थी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। किनके बीच में, जो लैंडलेस विलेजर्स होते थे, मतलब जो ऐसे निवासी थे गाँव के जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको ज़मीन दान में दे दी गई थी। और इस एक्ट को क्या कहा गया था, भूदान कहा गया था। बाद में जो है इसको बड़े लेवल पर किया गया, पूरे गाँव के गाँव दान कर दिए गए थे, तो उसको क्या कहा गया था, ग्राम दान कहा गया था। और इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, यानी कि एक खून रक्त रहीन जो है रेवोल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन थी जिसमें सुधार करने की काफ़ी कोशिश की गई थी। इसके बाद आती है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जो एग्रीकल्चर है उसका नेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके आउटपुट्स क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की एग्रीकल्चर की, तो उसमें बात आती है जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। मतलब हमने पहले इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसी का एक पार्ट है एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन कितना है, सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ये टेबल में हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये देखिए, जो इंडिया की ग्रोथ है जीडीपी की जो मेजर 3 सेक्टर्स हैं उनसे एग्रीकल्चर से 1.7% है। 10th 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग, जो 2002 से 7 तक चला था 10th 5 ईयर प्लान, उसमें 1.7% जो है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो 11th 5 ईयर प्लान है उसमें 3.2% है, और टारगेट 1 और टारगेट 2 में 4.0 4.2 है। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 8.3 है 10th 5 ईयर प्लान के तहत, और इसके अलावा 11th 5 ईयर जो प्लान था उसमें 7.4% है। और टारगेट 1 जो है 9.6% और टारगेट 2 जो है 10.9%। यहाँ पर देखिए टोटल जो जीडीपी है वो किस सेक्टर की ज़्यादा है, तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर की जो जीडीपी है वो ज़्यादा है 9.0, 10.0, 10.0 एंड 10.0। यानी कि हर एक टाइम पीरियड में अलग अलग जो टारगेट है, जैसे कि 2002 से 2007 की बात यहाँ पर की गई 7 से 12, और 2012 से 2017 के टाइम पीरियड में अलग अलग टाइम में अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। जीडीपी, जो टोटल जीडीपी है इंडिया की, वो 2002 से 7 के बीच में 7.2 थी, 2007 से 12 के बीच में 8.2। इसके अलावा जो 2012 से 17 का टाइम पीरियड था जिसमें टारगेट रखे गए थे कि इंडियन जीडीपी को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो उसमें 9.5% जो है इंडिया की जो जीडीपी है वो हो गई थी। इसके अलावा बात आती है फूड सिक्योरिटी की। देखिए जो फूड सिक्योरिटी है उसमें क्या होता है, 2 सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। एक तो बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक में क्या होता है, जब भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे क्रॉप्स का स्टोर करके रख लिया जाता है। मतलब जो फसल हमारी है उसका जब हमने कटाई की, जैसे कि गेहूँ का प्रोडक्शन किया, तो गेहूँ को बड़े बड़े गोडाउंस में स्टोर करके रख लिया जाता है। किस टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए कोई भी महामारी आ जाती है, बाढ़ है, सूखा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो उस समय के लिए जो है स्टॉक करके रखा जाता है, उसको कहा जाता है बफर स्टॉक। इसके अलावा सेकंड थिंग क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जितने भी विलेजर्स होते हैं या फिर ये जो है रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में होता है, यहाँ पर जनता को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फूड ग्रेन्स कम प्राइसेस में।
इसमें क्या होता है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो FCI की होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी होती है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो कंज्यूमर हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, APL एंड BPL। APL मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो प्राइसेस होते हैं वो अलग होते हैं। जो अबव पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग होते हैं उनके लिए जो प्राइसेस होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, BPL के लिए जो है प्राइसेस थोड़े से कम रखे जाते हैं ताकि वो उनको अवेलेबल हो सके, अच्छे से उनको वो ले सके, कम प्राइसेस में उनकी हेल्प हो सके। और इसके लिए भी जो है MSP रखा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं अनाउंस किया जाता है। और उसी MSP के ऊपर उन ग्रेन्स को खरीदा जाता है, फूड ग्रेन्स को, और बाद में उनको स्टोर कर लिया जाता है। और जो भी जितने भी जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं BPL है या फिर APL है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनके जो अलग अलग फिक्स प्राइस हैं। इसके बाद देखिए आप टेबल में देख सकते हैं इंडिया में जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो कितना है, मिलियन टन्स में इनको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो राइस का प्रोडक्शन है वो 93.4% है 2006 और 7 में, और 2007-8 में 96.7% है। उसके बाद फिर बढ़ गया 99.2% हो गया, लेकिन 2009 और 10 में ये कम हो गया 89.10% हो गया। 2010 और 11 में 95.3% ये है। इसी तरीके से वीट का प्रोडक्शन है 75.8% है। इसके अलावा और जो फूड ग्रेन्स हैं या फिर जो फूडर क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन जो है अलग अलग है। तो जो टोटल है जितना भी इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन वो है 201.4%, 207.5%, और 2010-11 में जो है ये बढ़कर कितना हो गया 215.8% हो गया है। तो इस तरीके से इंडिया में जो जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है। अलग अलग जो क्रॉप्स हैं, अलग अलग जो क्रेल्स हैं उनका अलग अलग प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।